आज हम बायोकेमिस्ट्री चैप्टर का अगला टॉपिक परिरक्षक व खाद्य रंग पढ़ेंगे। तो देखिए, परिरक्षक वे पदार्थ होते हैं जो कि खाद्य पदार्थों को सड़ने व गलने से बचाते हैं। आपने देखा होगा, जो हम खाने की चीज़ें बनाते हैं, विशेष तौर पर गर्मियों के टाइम में वो एक दिन में ही क्या हो जाती है, सड़ जाती है। तो उन चीज़ों का हम ज़्यादा दिनों तक उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसी कारण से कुछ चीज़ों में, जैसे आप केरी है, केरी केवल गर्मियों में आती है, उसके अलावा सर्दियों में नहीं मिलती, पर सर्दियों में भी हम उसका स्वाद लेना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, केरी का अचार बना लेते हैं। अब अचार अगर वैसे हम केरियों को मिलाकर उसमें तेल ना मिलाएं और वैसे ही केरियों में नमक मिर्ची डालकर रख दें तो वो केरी का अचार है वो ज़्यादा नहीं चलेगा, परंतु हम अच्छे से उसमें तेल मिलाकर रखते हैं तो वो अचार लंबे समय तक चलता है। तो जो तेल है वो क्या है, उस अचार को सड़ने से बचा रहा है, इसीलिए तेल क्या है, यहाँ पे एक परिरक्षक है। तो हम परिरक्षकों की परिभाषा देते हैं कि वे पदार्थ, अब ये पदार्थ प्राकृतिक भी हो सकते हैं या फिर रासायनिक भी हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं वे प्राकृतिक या रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने हेतु प्रयोग किए जाते हैं। परिरक्षक कहलाते हैं। तो वे प्राकृतिक या रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों में है, कोई सा भी सूक्ष्म जीव, वायरस, विषाणु या जीवाणु कोई सा भी हो सकता है, और इन्हीं सूक्ष्म जीवों के कारण क्या होते हैं, वो खाद्य पदार्थ होते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। तो उनसे सुरक्षित रखने हेतु प्रयोग किए जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, परिरक्षण। अब इसमें एक और टर्म आती है परिरक्षण। तो परिरक्षण का अर्थ होता है खाद्य पदार्थों को सड़ने गलने से बचाने की क्रिया को परिरक्षण कहते हैं। परिरक्षण कहते हैं, अर्थात जो खाद्य पदार्थ है उसमें अपन जो परिरक्षक मिलाते हैं, वही परिरक्षक मिलाने की क्रिया ही क्या कहलाती है, परिरक्षण कहलाती है। अब जो खाद्य पदार्थ है उनमें क्या क्या गुण हो कि वो जो अपनी खाद्य सामग्री है उसको सुरक्षित रख सके। तो सबसे पहला गुण है वो ये है, तो हम पढ़ रहे हैं खाद्य पदार्थों के गुण। सबसे पहला गुण है कि वो हानिकारक प्रभाव न रहे। हानिकारक प्रभाव ना हो। कोई भी खाने की चीज़ में हम कुछ भी चीज़ मिला रहे हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए, तो उसका खुद का कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा है दीर्घकालीन प्रभाव। हम लंबे समय तक उस चीज़ को उपयोग में लेना चाहते हैं, इसीलिए उनको मिला रहे हैं, तो दीर्घकालीन प्रभाव करें और जो भी खाने की चीज़ है उसको नष्ट ना करें, सड़ाए गलाए नहीं, तो दीर्घकालीन प्रभाव हो। और साथ में अगला है कम क्रियाशील हो। खाने जो खाद्य पदार्थ है उससे ही क्रिया ना करें, तो क्या होनी चाहिए, कम क्रियाशील हो। चौथा है भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता कम ना करें, क्योंकि हम स्वाद के लिए ही ये सब कर रहे हैं। भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता, जो भी इसमें जो चीज़ मिल रही है, जो हमको उसमें कुछ भी
पोषक तत्व मिल रहे हैं वो भी उसमें से कम नहीं होने चाहिए। भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता कम न करें। तो ये थे खाद्य पदार्थों के गुण। आगे देखिए, रक्षक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है प्राकृतिक परिरक्षक। प्राकृतिक परिरक्षक, और इस प्राकृतिक परिरक्षक के अंदर आते हैं वनस्पति तेल, नमक और चीनी। जो भी हम प्रकृति से चीज़ें मिलती हैं वो इनके अंदर आती है। तो वनस्पति तेल से हम अचार और नमक से भी अचार वगैरह को संरक्षित रखते हैं, और चीनी से चीनी के द्वारा हम मिठाइयाँ वगैरह, गुलाब जामुन, रसगुल्ले आदि सुरक्षित रखते हैं। अगला है दूसरा रासायनिक परिरक्षक। और रासायनिक परिरक्षक के अंदर अकार्बनिक व कार्बनिक दोनों ही प्रकार के परिरक्षक आते हैं। वो शामिल किया गया है। अकार्बनिक पहले हम पढ़ेंगे, अकार्बनिक परिरक्षक। अकार्बनिक परिरक्षक, तो अकार्बनिक परिरक्षक के अंदर है कार्बन डाइसल्फाइड व क्लोरीन गैस। ये अकार्बनिक परिरक्षक है, कार्बन डाइसल्फाइड व क्लोरीन गैस, Cl2 गैस। और इनका उपयोग हम करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड का उपयोग, इनका उपयोग करते हैं कटे हुए फलों व मांस को संरक्षित रखने में। कटे हुए फलों को मांस व मछली को संरक्षित करने में इनका उपयोग किया जाता है। तो ये था कार्बनिक परिरक्षक। अगला है दूसरा प्रकार यह कार्बनिक था। दूसरा प्रकार कार्बनिक परिरक्षक। तो कार्बनिक परिरक्षक के अंदर सबसे ज़्यादा जो कार्बनिक परिरक्षक उपयोग में आता है वह है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट ये सर्वाधिक उपयोग में आने वाला परिरक्षक है, सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला परिरक्षक। इसकी 0.06 से 0.1% की सांद्रता वाले सॉल्यूशन का उपयोग, वाले विलयन का उपयोग अपन करते हैं फलों के रस में, फलों के रस, जैम, जेली, अचार, मुरब्बे में करते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला परिरक्षक कौन सा? सोडियम बेंजेट। और कितनी सांद्रता का उपयोग? 0.06 से 0.1% सांद्रता वाले का उपयोग करते हैं हम फलों के रस, जैम, जेली, अचार और मुरब्बे। अगला जो परिरक्षक है वो है पैराबीन्स।
पैराबीन्स होते हैं एल्किल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट। एल्किल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट को अपन क्या बोलते हैं? पैराबीन्स कहते हैं। और इन पैराबीन्स का उपयोग अपन करते हैं टमाटर की चटनी व सॉस को परिरक्षित करने में। अगला जो कार्बनिक परिरक्षक है वो है सॉर्बेट। सॉर्बेट्स और ये होते हैं सॉर्बिक अम्ल के लवण। और इसके द्वारा हम जो सॉर्बेट्स है इनके द्वारा हम दूध व इससे बने उत्पाद, दूध व पनीर से बने उत्पाद को परिरक्षित करते हैं। अगला प्रोपियोनेट्स। और ये प्रोपियोनेट्स प्रोपियोनिक अम्ल व प्रोपियोनिक अम्ल के एथिल व फेनिल एस्टर होते हैं। फेनिल एस्टर और इनका उपयोग करते हैं, ये परीक्षित इनके द्वारा परीक्षित करते हैं पापड़, बिस्किट व बेकरी उत्पाद। जितने भी बेकरी उत्पाद होते हैं, पापड़ हो, बिस्किट हो, कुछ भी हो, तो उन सब का परीक्षण इसके द्वारा प्रोपियोनेट्स के द्वारा अपन करते हैं। तो ये थे परिरक्षक व उनके प्रकार। अब हम सभी परिरक्षकों को एक सारणी के माध्यम से देखते हैं। तो आइए देखिए। तो एक तरफ तो हम लिख लेते हैं परिरक्षक का नाम, और एक तरफ लिख लेते हैं संरक्षित खाद्य उत्पाद। तो सबसे पहले जो परिरक्षक का नाम है वह वनस्पति तेल व नमक। वनस्पति तेल व नमक। और इसके द्वारा जो खाद्य चीज परिरक्षित की जाती है वो है अचार व मुरब्बा। अगला जो परिरक्षक है वो है चीनी, और चीनी के द्वारा हम परिरक्षित करते हैं मिठाइयाँ। सिरका देखिए विशेष तौर पे खाने की खट्टा भी करता है और साथ में ये परिरक्षक का कार्य भी करता है। तो तेल रहित अचार अपन को बनाना होता है तो हम क्या डालते हैं उसमें? सिरका मिलाते हैं हम। अगला सोडियम बेंजोएट या पोटेशियम बेंजोएट। सोडियम या पोटेशियम बेंजोएट जो कि सर्वाधिक मात्रा में उपयुक्त होने वाला परिरक्षक है। और इसका उपयोग करते हैं फलों के रस को परिरक्षित करने में, जैम, जेली, मुरब्बे वगैरह को परिरक्षित करने में। अगला है पैराबीन्स। और पैराबीन्स से हम टमाटर की चटनी, सॉस को परिरक्षित करते हैं। अगला सॉर्बेट्स पढ़ा था हमने। सॉर्बेट्स
जो कि दूध और दूध से बने उत्पाद, पनीर वगैरह को परिरक्षित करता है। अगला प्रोपियोनेट्स, और जो बिस्किट, पापड़ व बेकरी उत्पादों को परिरक्षित करता है। तो ये परिरक्षण टॉपिक हमने पढ़ा। अगला टॉपिक हमारा है खाद्य रंग। देखिए, जैसा कि नाम ही है, क्या नाम है, खाद्य रंग, खाद्य यानी खाने की चीज़ों को, रंग यानी रंगना। तो वे प्राकृतिक या रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों को रंगीन बनाते हैं। अब क्यों रंगीन बनाते हैं? अपने खाद्य पदार्थों को सुंदर बनाने के लिए। तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, वह प्राकृतिक या रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग खाद्य पदार्थों को अधिक सुंदर, कह लीजिए, आकर्षक कह लीजिए, व रंगीन बनाने के लिए किया जाता है। खाद्य रंग कहलाते हैं। तो खाने की चीज़ों को जो रंगीन व आकर्षक बनाने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं, खाद्य रंग कहलाते हैं। अब इनके गुण देखें तो देखिए, सबसे पहले तो कि ये हानिकारक न हो। जो भी हम खाने की चीज़ में कुछ भी रंग मिलाएं, वो कोई उसके पर कोई हानिकारक प्रभाव न डाले। दूसरा, जो रंग है, रंग को प्राकृतिक, जो भी अपन रंग मिला रहे हैं उसको प्राकृतिक ही रखें, नेचुरली रखें, और साथ में स्थायी भी रखें, वह स्थिर हो, वो छूटे नहीं। ऐसे नहीं कि आपने मिठाई हाथ में लगाई, आपके हाथों पे ही रंग लग गया हो। इसके अलावा स्थिर रहे, हमेशा फिक्स रहे। जो भी चीज़ है उसकी गुणवत्ता को प्रभावित न करे। तो भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता कम न करें कि आपको कुछ अलग ही स्वाद आने लग गया हो कोई भी रंग मिलाने से। तो ये थे खाद्य रंग के गुण। अब देखिए, जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो कोलतार है उसको एक मान्यता प्राप्त खाद्य रंग बता रखा है। तो WHO द्वारा मान्य खाद्य रंग कि आप इस खाद्य रंग का आसान उपयोग कर सकते हो, ये ज़्यादा हानिकारक नहीं है। तो मान्य खाद्य रंग कौन सा है? कोलतार। कोलतार रंजक है जो WHO ने भी मान्य खाद्य रंग के रूप में मान रखा है। भारत में अब देखिए, खाद्य रंग कोई से भी कलर के हो सकते हैं, नारंगी, पीला, लाल, नीला, हरा। आपने भी कई मिठाइयों पे देखा होगा। तो भारत में मुख्य रूप से काम में आने वाला खाद्य रंग है वो है नारंगी रंग का, और जो कि मिठाइयों पे ही काम में आता है। उपयोगी खाद्य रंग कौन सा है? नारंगी रंग है जो कि उपयोग में आता है। अब खाद्य रंग प्राकृतिक भी हो सकते हैं और रासायनिक भी हो सकते हैं। तो पहले हम कुछ प्राकृतिक खाद्य रंगों के नाम जानेंगे। तो प्राकृतिक खाद्य रंग, तो प्राकृतिक खाद्य रंग में आते हैं
केसर का उपयोग दूध वगैरह में, खीर में, कई चीज़ों में किया जाता है। केसर रंग में पीला रंग देता है। चुकंदर, इसके अलावा गुलाब की पत्तियां वगैरह, चुकंदर लाल रंग देगा। चुकंदर के रस का उपयोग करेंगे। तो ये थे प्राकृतिक खाद्य रंग। अगला है रासायनिक खाद्य रंग। और रासायनिक खाद्य रंगों में है टेट्राजीन, जो कि पीला रंग देता है। इंडिगो कार्मीन, जो नीला रंग देगा। सनसेट येलो, इरिथ्रोसिन आदि। ये रासायनिक खाद्य रंग है। अब देखिए, खाद्य रंगों का उपयोग न केवल मिठाइयों के साथ साथ दवाइयों, सब्जियों, आजकल तो कई दुकानदार सब्जी वगैरह में भी अच्छा कलर दिखाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। पर खाद्य रंगों का उपयोग हमें एक हद तक ही करना चाहिए। ज़्यादा खाद्य रंगों का उपयोग करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कई देशों ने तो खाद्य रंग मिलाने के भी नियम बना रखे हैं। अतः हम जब भी कोई फल सब्जी खरीदें तो उसको पहले अच्छे से धो लें, ताकि हम उसमें कोई रंग वगैरह मिला रखा हो तो वो भी क्या हो जाए, हट जाए। जैसे अचार, जैम, जेली प्राकृतिक व संश्लेषित पेय पदार्थ होते हैं। उन्हें मानक खाद्य रंग उत्पाद उनको अधिक आकर्षक बनाने के लिए किए जाते हैं, पर उनका एक सीमा तक ही उपयोग किया जाना चाहिए। दवाइयों के रूप में मुख्य रूप से जो कैप्सूल होते हैं उनको रंगीन बनाने के लिए भी इन रंगों का प्रयोग किया जाता है, पर कई देशों में ये प्रतिबंधित भी है। तो हमें जो खाद्य रंग से रंगी हुई चीज़ें हैं उनका उपयोग एक सीमा तक ही करना चाहिए, क्योंकि जो खाद्य रंग है वो हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाते हैं। विशेष तौर पर जो प्राकृतिक खाद्य रंग तो नहीं, रासायनिक जो खाद्य रंग है वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज ये जो चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।